नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लॉस पर। और आज हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। आपने कई बार सुना होगा बक्सर के युद्ध के बारे में, तो आज हम इसके बारे में सारी बातें बताएंगे। आपके इसके युद्ध के क्या कारण थे और अंत में इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो ये जो युद्ध था ये आपका सन 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, और ये जो युद्ध था ये बक्सर नगर के आसपास लड़ा गया था, जो अभी आपका बिहार में है बक्सर, और इसलिए इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के बीच लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। सन 1764 में यह युद्ध लड़ा जाता है। एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ थी मुगल तथा नवाबों की संयुक्त सेना। मुगल तथा नवाब आपके एक तरफ थे ये दोनों, और एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन दोनों के बीच लड़ा गया था। आगे हम देखते हैं, यहाँ कारणों की बात करेंगे इसकी कि यह क्यों लड़ा गया था। बात करते हैं इस युद्ध के कारणों की कि आखिर इस युद्ध के कारण क्या थे। तो इस युद्ध की जो रणनीति थी इसके एक वर्ष पहले यानी सन 1763 में ही तैयार हो गई थी। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने अंग्रेजों को 200 वर्षों के लिए भारत के शासक के रूप में स्थापित कर दिया। आपका जो युद्ध था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और इस युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है, जो 200 साल तक चलता है। और आगे देखते हैं हम प्लासी के युद्ध के बाद। देखिए, प्लासी का युद्ध इससे पहले होता है 1757 में, और वहीं से इस युद्ध की जो है वो जड़ें जुड़ी होती है। कारण कहीं ना कहीं वहीं से जुड़े होते हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को उसके दामाद मीर कासिम की जगह बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन वह अपनी रक्षा और पद के लिए पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर था। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी करते रहना पड़ता था। मीर जाफ़र ने खुले हाथों से धन खर्च किया, लेकिन वह प्रशासन नहीं संभाल सका। तो अंग्रेजों ने ऐसे आदमी को या ऐसे व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाया जो उसके इशारों पर चल सके, जो था मीर जाफ़र। उसने अपने खुले हाथों से धन तो खर्च किया, लेकिन वह प्रशासन नहीं संभाल सका। सेना के खर्चे, जमींदारों की बगावत में स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लगान की वसूली में भी गिरावट आ गई थी। बंगाल का खजाना खाली होता जा रहा था, और इन सब दृश्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने मीर जाफ़र को नवाब के पद से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को फिर से 1760 में उसकी जगह बंगाल का नवाब बना दिया। और यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। आपके बक्सर का युद्ध जन्मता है। ठीक है, आपका बक्सर का युद्ध है यहीं से जन्म लेता है। इसके परिणामों के बारे में पढ़ते हैं कि युद्ध के बाद क्या परिणाम हुए। शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजी सेना के सामने 3 घंटे टिक सकी। शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये और बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन दोनों की जो संयुक्त सेना थी ये अंग्रेजी सेना के सामने सिर्फ 3 घंटे ही टिक सके थे, और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजी सेना शुरुआत में ब्रिटिश सेना पर हावी थी। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए, जो इनकी सेना थी मुगलों की और इन नवाबों की, इनकी सेना काफ़ी बड़ी थी, और इन्होंने जो हथियार वगैरह थे काफ़ी यूज़ भी किए थे। इसके बावजूद भी ये हार गए। इसका जो कारण था वो था षड्यंत्र। ठीक है, अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा था, और उस षड्यंत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में कि आखिर वो षड्यंत्र क्या था आपका। ठीक है, तो और आगे देखते हैं हम। देखिए, इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी ताकत का परिचय दिया, और जिसके बाद उसने अगले 200 वर्षों तक इंडिया पर शासन किया। ठीक है, ये कुछ परिणाम हैं जो इस युद्ध के बाद निकलते हैं। ठीक है, बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा अवध मिल जाता है। अवध मिल गया।
दूसरा है शुजाउद्दौला की हालत इतनी कमज़ोर हो गई कि उन्हें सन 1765 में अंग्रेज़ों के सामने झुकना पड़ा। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा आपका अवध मिल गया था, ठीक है, और शुजाउद्दौला को अंग्रेज़ों के सामने सन 1765 में झुकना भी पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा यहाँ पे मुगल सम्राट शाह आलम को भी अंग्रेज़ों के सामने समर्पण करना पड़ा, क्योंकि बंगाल अब उनके कब्जे में चला गया था, कब्जे में था, और अवध भी कंपनी के पास था, और शाह आलम को अंग्रेज़ों का पेंशनभोगी हो गया था। जो मुगल सम्राट शाह आलम था आपका, उन्हें भी अंग्रेज़ों के सामने बाद में झुकना पड़ता है, और जो शाह आलम को बाद में अंग्रेज़ों का पेंशनभोगी बन दिया गया। और यहाँ पे एक बात और नोट करिएगा आप, जो बंगाल था, ठीक है, यह आपका पहला वो राज्य था बंगाल आपका जहाँ पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं। जब आपका युद्ध समाप्त हो जाता है तो उस युद्ध के बाद 2 संधि होती है, ठीक है। उन संधि में क्या बात होती है ये पढ़ते हैं हम। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद में 2 संधि हुई, जिसके बाद बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। बक्सर का युद्ध और संधि के बाद वहाँ देश शासन शुरू हो गया। यहाँ पे देश शासन की बात होती है। तो देश शासन क्या होता है आपका, इसके जो जनक थे ये रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था, ठीक है, ये भी एक अंग्रेजी थे, रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने देश शासन दिया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका इसे दोहरी नीति या फिर दोहरा शासन भी कहते हैं। इसमें दीवानी जो होती है, दीवानी और भू राजस्व जो करने का जो अधिकार होता है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और लेकिन जो प्रशासन का काम था वो नवाबों के कंधे पर था। तो ये होता है आपका द्वेष शासन। आगे बढ़ते हैं हम। इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो आपकी 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, जिसके निम्न परिणाम निकले। इस संधि में निम्न बातें निकली थी। पहली बात थी कि मुगल सम्राट शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। जो कंपनी थी वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, ये बात रखी गई। तीसरी बात थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। जो आपके कड़ा और इलाहाबाद के जिले थे, इलाहाबाद की दूसरी संधि ये आपकी 16 अगस्त 1765 को होती है, अगले ही दिन। इलाहाबाद की दूसरी संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इसमें पहली बात ये थी कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का बाकी क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। दूसरी बात थी यहाँ पे कि अवध की सुरक्षा के लिए कंपनी ने अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अवध में स्थापित की, जिसका पूरा खर्चा अवध के नवाब को उठाना था। अवध की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक टुकड़ी अवध में स्थापित कर दी थी, जिसका जो पूरा खर्चा था वो अवध के जो नवाब थे उन्हें उठाना था। तीसरी बात यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी को अवध में टैक्स मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा अवध में, अगर वो व्यापार करती है तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके क्या कारण थे प्लासी के युद्ध के। और प्लासी के युद्ध से ही कहीं ना कहीं बक्सर के युद्ध भी जुड़ा हुआ है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
थैंक यू।